गवर्नमेंट क्लासेस में हूं कविता और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक, जिस पर ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुकी है गाइस। देखना जरूर, काफी मेहनत करी है उस वीडियो को बनाने के लिए, समझाने के लिए, और चाहती हूँ कि आपको वो बहुत इजी वे में समझ आ सके। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम उसके फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि जब हमें अपना कैपिटल स्ट्रक्चर चूज करते हैं कि हमें डेट लेने हैं, इक्विटी लेना है, तो कौन से फैक्टर्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो टोटल गाइस 14 दे रखे हैं पॉइंट्स, यानी कि 14 फैक्टर्स हैं जो आपको समझने हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। देखो, फर्स्ट होता है रिस्क कंसीडरेशन। जब हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज कर रहे होते हैं तो सबसे पहला जो माइंड में चीज आती है दैट इज द रिस्क कंसीडरेशन। ये क्या होता है कि भाई अगर कंपनी रिस्क ले सकती है, कंपनी के पास बहुत पैसा है, कंपनी फाइनेंशियल रिस्क उठा सकती है। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा होता है गाइस? 2 टाइप के रिस्क बताने वाली हूँ। फर्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क, जो कि आपके पैसों से रिलेटेड है, लाइक कि भाई इंटरेस्ट तो जाना ही जाना है हमारा, वो फाइनेंशियल रिस्क है जिसमें आपके पास फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं जो आपको लोन पर, डिवेंचर पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और एक होता है बिजनेस रिस्क, दैट इज कि आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की भाई महीने का इतना रेंट जाएगा ही जाएगा, इतना प्रीमियम जाएगा, दैट इज द बिजनेस रिस्क। ठीक है, तो आप सबसे पहले रिस्क कंसिडरेशन देखते हो कि क्या आपकी ये कॉस्ट कम है तो भाई आप डेट इशू कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी ये कॉस्ट ज़्यादा है तो अगर आप और ज़्यादा डिबेंचर लोगे तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा आ जाएगा फाइनेंशियल रिस्क का कि भाई हम पे कर पाएंगे या नहीं। तो हमें उस केस में इक्विटी को चूज करना चाहिए, हमें इतने ज़्यादा डेट नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड होता है गाइस कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट होता है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम है तो आप डेट इशू कर सकते हो, लेकिन जब आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपको डेट नहीं लेना चाहिए। थर्ड है टैक्स रेट। अब देखो, हमें इंटरेस्ट पे ना कभी भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, तो जब आपका टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हो तो आप डेट इशू कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है दैट इज द डिडक्टेबल एक्सपेंस, इसमें हमें कोई भी टैक्स इसके ऊपर पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम इजीली इंटरेस्ट पे कर देंगे और उस पर टैक्स भी नहीं देंगे। तो हायर टैक्स रेट होने पर हमें डेट इशू कर सकते हैं, अगर लो टैक्स रेट है तो इक्विटी पर आ सकते हैं। इसके बाद होता है गाइस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आप कंसिडर करते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना है। तो मैंने जैसा कि आपको ट्रेडिंग और इक्विटी के पार्ट में भी समझाया कि अगर आपकी रिटर्न अच्छी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो आप ट्रेडिंग और इक्विटी कर सकते हो, आप और डेट इशू कर सकते हो, उससे शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपका आरओआई अच्छा नहीं है तो आपको नहीं डिबेंचर इशू करने चाहिए या लोन नहीं लेना चाहिए। इसके बाद आता है फिफ्थ, दैट इज द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। कैश फ्लो पोजीशन, अगर कंपनी के पास भाई बहुत अच्छा कैश फ्लो आ रहा है, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, करो यार डिबेंचर इशू, क्या हो गया, इंटरेस्ट ही तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी की हालत खस्ता है, उसके पास इतना अच्छा कैश नहीं आ रहा, तो उसे डेट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिक्स्थ है गाइस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है गाइस? जो भी हम इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देते हैं, अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो डिविडेंड दिया जाता है, तो वो हमें कितना पड़ने वाला है तो उस पर भी हमारा डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप जब भी डिबेंचर्स ज़्यादा डेट इशू करते हो तो आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके मन में डर आ जाता है कि कहीं हमारा पैसा ना मर जाए, क्योंकि डिबेंचर्स इशू कर रहे तो उन्हीं जो भी कमाएंगे इंटरेस्ट दे देंगे तो हमारे हाथ में क्या मिलेगा। तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस जो होती है डिविडेंड को लेके वो बढ़ जाती है, और जब ऐसा नहीं होता है तो आपके शेयर प्राइसेस डाउन चले जाते हैं। तो आपको इस फैक्टर को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी कंसिडर करना होता है कि भाई हम अगर हमारे शेयर होल्डर्स को सही पैसा मिल रहा है तभी हम लोग डिबेंचर इशू करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है गाइस फंड को रेस करने के लिए जो हमें कॉस्ट इंकर्ड करनी पड़ती है। लाइक हम मार्केट में आते हैं तो हमें प्रोस्पेक्टस लेके आना पड़ता है, हमें अपने रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जब हमें लगता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में आने पर, शेयर इशू करने पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हमें डेट ले लेना चाहिए। लोन बैंक से अपना क्या होता है, फॉर्म साइन करना होता है और लोन मिल जाता है, तो हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जब लेकिन अगर हमें लगे फ्लोटेशन कॉस्ट कम है तो शेयर इशू कर लेनी चाहिए। उसके बाद है गाइस कंट्रोल कंसिडरेशन।
अब कंट्रोल कंसिडरेशन जनरली डेट की वजह से हमारा कंट्रोल कंसिडरेशन नहीं जाता, क्योंकि भाई वो तो इंटरेस्ट लेके निकल लेते हैं, लेकिन इशू शेयर्स इशू करने के चक्कर में हमारा थोड़ा सा जो कंट्रोल है बिजनेस को मेंटेन करने का वो शेयर होल्डर्स के हाथ में चला जाता है। तो अगर बिजनेस चाहता है कि वो कंट्रोल मेंटेन करके चले तो वो डेट को प्रेफर कर सकता है, ठीक है। और अगर वो कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कंट्रोल से, तो इक्विटी करे। उसके बाद है गाइस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे डेट इशू कर देती है तो जब उसको इन केस ऑफ इमरजेंसी तो वो कहीं से उसे उधार पैसा नहीं मिलेगा, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके चलनी है। आपको इकट्ठे बहुत सारे डिबेंचर्स या लोन नहीं ले लेने, आपको मेंटेन करके चलना है कि कल को अगर आपको नीड हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। देन है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, दैट इज द 10th पॉइंट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होता है कि भाई आप का जो भी अर्निंग है दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, आपकी अर्निंग कितना मल्टीपल है आपके इंटरेस्ट के। अगर मैं कहूँ 1 लाख रुपए अर्न करते हैं और 10,000 पे टैक्स है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 दैट इज 10 टाइम्स। हम अपना इंटरेस्ट 10 टाइम्स तक पे करने की एबिलिटी रखते हैं। तो अगर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनकम ज़्यादा है तो भाई करो डेट इशू, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कम है तो नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है गाइस डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये भी अर्निंग बिफोर आपका कवरेज रेशो की तरह ही है, वो इंटरेस्ट कवरेज रेशो था, ये डेट सर्विस कवरेज रेशो है। इसमें सारे डेट आ जाते हैं, यानी कि इसमें आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है, जो कि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। इसमें भी हम लोग अर्निंग देखते हैं आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट आपने कितना पे किया, प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह सारी अपनी इनकम को देखा जाता है और डिवाइड किया जाता है फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस के साथ, ठीक है। तो ज़्यादा आता है तो यानी कि हमारी इनकम बहुत अच्छी हो रही है और हम डिबेंचर इशू कर सकते हैं, लेकिन जब हमें लगे कि इनकम अच्छी नहीं हो रही तो नहीं करें हम लोग। उसके बाद आते हैं गाइस स्टॉक मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन बहुत अच्छी है, शेयर्स इशू करने पर बिक जाएंगे तो हम शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शेयर इशू करने पर हमें लगता है शेयर्स मार्केट में नहीं बिकेंगे, डाउनफॉल आ रखा है, तो उस केस में हमें शेयर इशू नहीं करने चाहिए, क्योंकि इतना पैसा खर्च भी करोगे और मार्केट में चीज़ बिकेगी नहीं। फिर आता है 13 कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ दी अदर कंपनी। तो जब भी आप मार्केट में आते हो तो आपको अपनी अदर कंपनीज जो आपके जैसी हैं, आपके एरिया में है, मतलब आपके ही प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, तो उनका भी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडर करना चाहिए। बट हमें उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी फाइनेंशियल रिस्क है। हमें अपने बिजनेस के स्ट्रक्चर को भी देखकर फॉलो करना चाहिए कि ये नहीं कि उसने 90 करोड़ का लोन ले लिया तो मैं भी 90 करोड़ का लोन लूँगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो देखना है कि वो कैसे चला रहे हैं, बट उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है आपको। उसके बाद आता है गाइस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको डेट इशू करना है, इक्विटी, कुछ आपके कंपनीज एक्ट ने भी आपको और सेबी ने भी आपको रेगुलेशंस दे रखी है, रूल्स दे रखे हैं, आपको उन्हें भी कंसीडर करके डेट और इक्विटी में प्रपोर्शन बनाना पड़ता है कि भाई हमें क्या इशू करना है। सो गाइस ये टोटल 14 फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका डेट होना चाहिए, इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए या डेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, उस पर फोकस करते हैं कि भाई अगर ये कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप ये करो, अदरवाइज ये करो, तो ये आपको चॉइस दे देते हैं, ठीक है। तो ये 14 पॉइंट्स से आई होप आप लोगों को गाइस समझ आए होंगे। तो अगर समझ आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल को ज़रूर प्रेस करना, और अपने डाउट आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।